हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड पेपर में जो आपकी बुक्स हैं दो, उन बुक्स के नेम हैं। फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, और सेकेंड बुक है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। दोनों को मिला के आपका कंप्लीट है सेकंड पेपर, जिसमें से 5 यूनिट आपकी आएंगी। तो सबसे पहले आज हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण होती क्या है, फिर हम हमारी यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट बुक जो आपकी है अवकल समीकरण, जिसमें से 4 यूनिट आती हैं, आज हम उस बुक के बारे में पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण का सबसे पहले मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं हम अवकल समीकरण। देखिए, फर्स्ट ईयर में अवकलन आप सब पढ़ के आए हैं और समीकरण के बारे में भी हम जानते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अवकलन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अवकलन की परिभाषा कहती है कि एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में परिवर्तन की दर को हम अवकलन कहते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या है? स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर में परिवर्तन की दर, यानी हम सिर्फ परिवर्तन को अवकलन नहीं कह सकते, हमें परिवर्तन की दर निकालनी होती है, रेट ऑफ चेंज, तब हम उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। और परिवर्तन की दर किस तरीके से निकालनी है कि एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष किसी दूसरे चर में परिवर्तन कितना हुआ, उसकी जो दर होगी उसे हम अवकलन कहेंगे। जैसे हमने ले लिया y बराबर फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर, केवल और केवल x पर। x के अलावा y को और कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, तो हम x को यहाँ पर कहेंगे स्वतंत्र चर और y को यहाँ पर कहेंगे आश्रित चर। आश्रित यानी डिपेंड कर रहा है, नाम से ही स्पष्ट है, रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र का मतलब जो बिल्कुल आज़ाद, आश्रित का मतलब जो उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो जब आप x को बदलेंगे, क्योंकि x स्वतंत्र है, हम इच्छा से बदल सकते हैं, तो जैसे ही हम x को बदलेंगे y में स्वतः ही परिवर्तन होगा, क्योंकि y किस पर निर्भर कर रहा है? x पर। और हम इस परिवर्तन की दर को जब निकालेंगे तो वो अवकलन कहलाएगा। सबसे पहले हम y में परिवर्तन और x में परिवर्तन निकालेंगे। तो हमने मान लिया कि किसी टाइम t में x में परिवर्तन तो है डेल x, क्योंकि हम परिवर्तन को किससे डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं, सॉरी, डेल्टा से। तो x में परिवर्तन हमने कितना मान लिया? डेल्टा x। और ऐसे ही हमने y में परिवर्तन कितना ले लिया? x के रेस्पेक्ट में हुआ डेल्टा y। अब ये तो परिवर्तन x का है, ये परिवर्तन y का है, लेकिन जब हमें दर निकालनी है तो y में ये परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ उसका हमें भाग देना होगा। किसके सापेक्ष हुआ? x के सापेक्ष। तो y के परिवर्तन में x के परिवर्तन का भाग देकर हमने लिमिट लगा दी डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये कहलाता है हमारा dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन, अवकलन। इसे हम अवकलन कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जब लिमिट लगा दी जाती है तो ये डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? d के अंदर। तो ये dy अपॉन dx, ये कहलाएगा आपका डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx यानी x के सापेक्ष y का अवकलन यहाँ किया जा रहा है। तो ये होता है अवकलन का मतलब। अवकलन को हम किससे डिनोट करते हैं? देखिए, अवकलन की अगर हम बात करें तो अवकलन को हम डिनोट करते हैं d से। d मीन्स डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम डिफरेंस से ही डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो अवकलन को हम डिनोट करते हैं d से। अब dy अपॉन dx अगर लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ होता है dx अपॉन dt, कहीं जा आपको देखने को मिलता है dz अपॉन dy या dx, तो ये किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। इसको देखते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें से डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो dz अपॉन dx में आश्रित चर कौन सा कहलाएगा? z, और स्वतंत्र कौन सा कहलाएगा? x।
एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अवकलन हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। और किसका होता है? आश्रित चर का होता है। तो यहाँ x स्वतंत्र है और z x पर डिपेंड कर रहा है। सेम एज यहाँ t स्वतंत्र है और x t पर डिपेंड कर रहा है, यानी आश्रित है। यहाँ x स्वतंत्र है और y x पर निर्भर कर रहा है, तो आश्रित है। इस सिंबल को d अपॉन डी एक्स को y हटा दिया जाए अगर इसमें से, तो d अपॉन डी एक्स क्या कहलाता है? d अपॉन डी एक्स कहलाता है आश्रित चर का अवकल गुणांक। आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर डिफरेंशिएशन कॉफिशिएंट क्या है, अवकल गुणांक क्या है, तो dy अपॉन डी एक्स अवकल गुणांक नहीं होता। d अपॉन डी एक्स होता है अवकल गुणांक किसका? आश्रित चर y का। जैसे हमने लिखा d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि अवकल गुणांक क्या है, तो अवकल गुणांक है d अपॉन डी एक्स। किसका है अवकल गुणांक? z का है अवकल गुणांक। और अवकल गुणांक को हम किससे लिखेंगे? d अपॉन डी एक्स से। यहाँ d अपॉन डी टी, यहाँ d अपॉन डी एक्स। तो ये हमने अवकल गुणांक के बारे में और अवकलन के बारे में देखा। अब समीकरण तो हम सभी जानते हैं, सेकेंड ईयर के स्टैंडर्ड में आके आई थिंक कि समीकरण का मतलब सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। समीकरण क्या होगा? समीकरण एक ऐसा व्यंजक होता है जिसके दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होने चाहिए, LHS और RHS, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। और दोनों पक्षों के बीच में हमेशा बराबर का निशान होना चाहिए, इक्वल का। जब तक दोनों पक्षों के बीच में इक्वल का निशान नहीं होगा तब तक हम उसे समीकरण नहीं कहेंगे। जैसे कई चीज़ें आपने देखी हैं, 2x + 5 इज़ ग्रेटर देन 7, 2 + 9x³ इज़ लेस देन 3, 4x + 5 इज़ इक्वल्स टू 2 और x² + 3x + 1। ये चार चीज़ें मैंने यहाँ पर x में व्यंजक लिखे हैं। तो अभी इनके बारे में अगर हम देखें तो x² + 3x + 1, यहाँ पर आपके पास कोई इक्वल का निशान नहीं है, ना कोई दो पक्ष हैं। तो ये सिर्फ आपका कहलाएगा x में एक एक्सप्रेशन, व्यंजक। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो 2x + 5 इज़ ग्रेटर देन 7, ये 7 से बड़ा है, बराबर नहीं है। तो जब ग्रेटर देन का सिंबल हो या लेस देन का सिंबल हो तो हम इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? असमीकाएं। इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज, असमीकाएं। और इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, यानी कि व्यंजक। जबकि यहाँ 4x + 5 इज़ इक्वल्स टू 2, दोनों पक्ष हमारे पास विद्यमान हैं और दोनों पक्ष के बीच में बराबर का निशान है। देखिए पक्ष यहाँ भी हैं लेकिन बराबर का निशान नहीं है, इसीलिए ये असमीकाएं हैं। जबकि यहाँ भी दोनों पक्षों के बीच में बराबर का निशान है, तो हम इसे कहेंगे समीकरण। तो ये मैंने आपको इस बुक के दोनों नामों का अर्थ समझा दिया, दोनों वर्ड्स जो इसमें काम में लिए, अवकलन और समीकरण। लेकिन मिलाकर हम इसे अवकल समीकरण जो बोलेंगे तो उसकी क्या परिभाषा है और कैसे पहचानेंगे कि कौन सी समीकरण अवकलन समीकरण है। अब जैसे मैंने यहाँ ये समीकरण लिखी, या और कोई इक्वेशन हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 9x² + 7x + 1 = 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, द्विघात समीकरण। अब कैसे पहचाना कि ये द्विघात है? तो यहाँ हमने चर की घात को देखकर पहचाना। अधिकतम घात 2 है तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन अवकलन समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे? तो वो समीकरण जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिले? अवकलन का निशान, यानी कि अवकल गुणांक। जिस इक्वेशन के अंदर आपको कोई भी अवकल गुणांक फर्स्ट डेरिवेटिव का, सेकंड डेरिवेटिव का, थर्ड डेरिवेटिव का मिलेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? अवकल समीकरण। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे होगी, जैसे कि d2y अपॉन dx² + 5x dy अपॉन dx + 7y इज इक्वल्स टू sin x। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या है।
यहाँ पर आपके पास सबसे पहले कितने चर काम में आए? 2 चर, एक तो है x और एक है y। x और y में ये आपके पास समीकरण है, लेकिन हम इस समीकरण को अवकल समीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास एक चर स्वतंत्र है, एक चर आश्रित है और साथ में आश्रित चर के अवकल गुणांक हैं। देखिए अवकलन जिसके सापेक्ष हो रहा है वो स्वतंत्र, यानी x तो यहाँ पर कैसा चर है? दोनों में ही, दोनों पदों में ही अवकलन x के सापेक्ष है, तो x यहाँ पर कैसा चर है? स्वतंत्र चर। इसी तरीके से अवकलन किसका हो रहा है? y का हो रहा है। आप सिर्फ अवकल गुणांक से ही पहचान सकते हैं आश्रित और स्वतंत्र चर। यहाँ y के बारे में या x के बारे में हमें नहीं पता चल रहा, यहाँ से y और x आश्रित और स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे, लेकिन यहाँ से स्पष्ट है कि अवकलन जिसके सापेक्ष हो रहा है वो स्वतंत्र, जिसका हो रहा है वो आश्रित, यानी कि y आपका कैसा चर हो गया? आश्रित चर। तो देखिए स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक के मध्य ये जो संबंध है, इसी संबंध को हम कहते हैं अवकल समीकरण। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारी अवकल समीकरण की? किसे कहेंगे हम अवकल समीकरण? कैसे पहचानेंगे? तो अवकल समीकरण की परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी या क्या होनी चाहिए? आश्रित चर अथवा चरों, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, व स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को अवकल समीकरण कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक आश्रित चर है, एक स्वतंत्र चर है और आश्रित चर के अवकल गुणांक हैं। एक डेरिवेटिव का हो, सेकंड डेरिवेटिव का हो, मोर देन वन डेरिवेटिव हो, लेकिन आपके पास कम से कम एक कोटि का अवकल गुणांक उसका होना चाहिए। तो हम अवकल समीकरण जो हमारी बुक है, उस बुक के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, उस बुक के नाम का अर्थ समझ रहे थे कि अवकल समीकरण का क्या मतलब होगा कि आश्रित चर या आश्रित चरों, स्वतंत्र चर, आश्रित चर के अवकल गुणांक। आपको ये तीनों चीज़ जहाँ भी जिस भी इक्वेशन में मिलेंगी वो ही इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? अवकल समीकरण। अब इसी के साथ एक और बुक हमारे पास है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। तो इन दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ कि अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण दोनों में क्या अंतर है? देखिए अवकल समीकरण का मतलब अभी हम समझ चुके हैं, अवकल समीकरण अभी हमने देखा कि क्या होगी। इसके आगे आंशिक और लगा दिया, तो आंशिक का मतलब क्या होता है? अंश, छोटा सा, थोड़ा, कम। तो अंश का मतलब जैसा हिंदी में हम पढ़ते हैं वो ही है। तो अवकल समीकरण आंशिक कब कहलाएगी? देखिए अवकल समीकरण होने के लिए आपके पास एक चर आश्रित और एक चर स्वतंत्र, यही लिया था हमने y बराबर fx। इसी प्रकार अगर यहाँ पर हम देखें तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल x पर। x के अलावा y किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही y को x के अलावा कोई और बदल सकता है। इसी तरीके से अगर हम कोई फलन z लें, किसका? x और y का, तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ y x का फलन है, ऐसे ही यहाँ z x और y दोनों का फलन है। जब x और y दोनों का फलन है तो इसका मतलब z को दोनों बदल सकते हैं, और जब z को दोनों बदल सकते हैं तो क्या x के सापेक्ष z में परिवर्तन पूरा हो सकता है? टोटल नहीं। और y में भी परिवर्तन अगर हम करें तो क्या z पूरा हो सकता है परिवर्तित? नहीं, क्योंकि जब आप x को बदलोगे तो z बदलेगा, लेकिन जब आप y को बदलोगे तो z वापस बदलेगा।
तो पूरी तरीके से किसी एक चर पर डिपेंड नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा चरों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ दोनों ही चर स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा होती है तो हम समीकरण को कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। तो दोनों के बीच में, दोनों बुक्स के जो नेम हैं इसीलिए अलग अलग हैं, दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अवकल समीकरण हम यहाँ भी पढ़ेंगे, अवकल समीकरण हम यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी होगी? केवल और केवल एक, जिसे हम अवकल समीकरण के साथ साथ क्या कह सकते हैं? साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण की जहाँ भी बात आएगी वहाँ स्वतंत्र चरों से हम इसको देखेंगे। स्वतंत्र चरों की संख्या केवल एक होनी चाहिए तो हम कहेंगे साधारण अवकल समीकरण, जबकि स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा होगी तो कहलाएगी आंशिक अवकल समीकरण। यहाँ एक से ज़्यादा पर डिपेंड कर रहा है तो आंशिक हो गया, क्योंकि x उसको पार्शियली चेंज कर रहा है, टोटल चेंज नहीं कर रहा, जबकि यहाँ x y को टोटल चेंज कर रहा है। तो जब टोटल चेंज होगा तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा, और जब पार्शियल चेंज होगा, आंशिक थोड़ा चेंज होगा, तो हम उसे कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये तो दोनों बुक के नाम का अर्थ हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारी फर्स्ट बुक अवकल समीकरण की फर्स्ट यूनिट पर, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपकी फर्स्ट यूनिट क्या है। अवकल समीकरण फर्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट फर्स्ट। तो फर्स्ट यूनिट आपकी है, फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। और एक चीज़ कि जब तक हम इस बुक को पढ़ेंगे, इस बुक की यूनिट्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट 4 यूनिट इसी बुक में से हैं, तब तक आप साधारण अवकल समीकरण पढ़ेंगे। यानी स्वतंत्र चरों की संख्या एक रहेगी, आश्रित की एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र चरों की संख्या केवल एक रहेगी जब तक कि हम अवकल समीकरण पढ़ेंगे। और जैसे ही हम पार्शियल पर पहुंचेंगे तो स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा होगी। अब ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, जो कि आपकी बुक के अंदर भी चैप्टर नंबर फर्स्ट है। मैंने जैसे अपना पिछले वीडियो में बताया कि JPH की ये वाली बुक आपकी, इससे मैं आपको पढ़ाऊंगी अवकल समीकरण। तो इस बुक की फर्स्ट यूनिट आपकी है प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। देखिए, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में जो अंतर था उसके सिंबल में भी क्या अंतर है ये और देख लेते हैं हम। डिफरेंशिएशन के सिंबल को हम D से लिखते हैं, जबकि पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम डेल से लिखते हैं। डेल का मतलब आंशिक परिवर्तन और D का मतलब टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल परिवर्तन। तो ये तो सिंबल की बात होगी। अभी हम सिर्फ D ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डेल हम PDE में यूज़ करेंगे। तो अब क्या है प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण? देखिए, सबसे पहले आपको कोटि किसे कहते हैं ये पता हो और घात किसे कहते हैं ये पता हो। कोटि और घात जब पता होगी तो हम फिर प्रथम की भी बात करेंगे, द्वितीय की भी, और आगे अनंत की भी। तो प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट, प्रथम कोटि व प्रथम घात की अवकल समीकरण। ठीक, अब देखिए कोटि किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। हमने देखा अवकल समीकरण किसे कहते हैं। अवकल समीकरण कहलाते हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अवकल गुणांक। तीन चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5 d³ अपॉन dx³ प्लस 9x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 sin x d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए, अब क्या ये अवकल समीकरण है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम कोटि और घात की बात करेंगे।
तो बिल्कुल ये अवकल समीकरण है, क्योंकि हमें यहाँ देखने से पता चल रहा है कि तीनों ही पद में डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, x। किसका है, y का। तो y तो हो गया आश्रित और x हो गया स्वतंत्र। आप सबसे पहले क्वेश्चन में आश्रित और स्वतंत्र चर को पहचानना सीखिए। जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो x है, जिसका हो रहा है वो y है। कर ली पहचान। तो आश्रित चर मिल गया और स्वतंत्र चर मिल गया। आश्रित चर के अवकल गुणांक, अब इस पद में आश्रित चर का अवकल गुणांक है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। इसमें अवकल गुणांक है डी अपॉन डी एक्स और इसमें अवकल गुणांक है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मिल गए हमें अवकल गुणांक। तो आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अवकल गुणांकों के बीच में ये संबंध है, इसका मतलब ये अवकल समीकरण है। अब कोटि और घात क्या होती है, तो देखिए किसी भी अवकल समीकरण में जो उच्चतम अवकलज होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, क्या मतलब होता है उच्चतम अवकलज का? उच्चतम अवकलज का मतलब है कि समीकरण में अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ। उच्चतम अवकलज हम उसे कहेंगे जिसमें अधिकतम बार अवकलन हुआ है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का आपको पता लगाना होता है। तो अब देखिए एक एक पद को आराम से देखिए। पहला पद अवकलन y का कितनी बार हुआ, 3 बार, तीनों बार x के सापेक्ष। दूसरे पद में y का अवकलन कितनी बार हुआ, 1 बार। तीसरे पद में y का अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अवकलज देखना है और कौन सा अवकलज जिसमें अवकलन अधिकतम उच्चतम बार हुआ हो। तो उच्चतम बार किस में हो रहा है अवकलन, दिख रहा है यहाँ पर 3, 1, 2, यानी किस पद में हो रहा है, पहले पद में। तो उच्चतम अवकलज की कोटि जो होगी, कोटि मीन्स कितनी बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ उच्चतम अवकलज है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इस उच्चतम अवकलज की कोटि को कहेंगे समीकरण की कोटि, और उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात को हम कहेंगे समीकरण की घात। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी बहुत ही इजी है, आनी भी चाहिए कि उच्चतम अवकलज कौन सा है। सबसे पहले ये छांटना है, फिर उसमें देखेंगे कितनी बार अवकलन हुआ है, उसी को हम कोटि कहते हैं, उसी को समीकरण की भी कोटि कहते हैं। फिर हम उसी उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात देखेंगे। हो सकता है ना कि यहाँ डिफरेंशिएशन y का 3 बार हुआ हो और यहाँ भी y का डिफरेंशिएशन सपोज 3 बार ही हुआ है। इस तरीके से कुछ इक्वेशन है। तो अब देखिए यहाँ भी 3 बार अवकलन है, यहाँ भी 3 बार अवकलन है, तो ये भी उच्चतम अवकलज है और ये भी उच्चतम अवकलज है। तो अब उच्चतम अवकलज की कोटि तो दोनों में ही सेम है, 3, 3। लेकिन उच्चतम अवकलज की अब हमें घात देखनी है, तो घात भी हम कौन सी देखेंगे, उच्चतम। जैसे यहाँ पर इस अवकलज की घात कितनी है, 1, जबकि यहाँ इस अवकलज की घात कितनी है, 2। तो इसका मतलब उच्चतम घात कितनी हो गई, 2, और कोटि कितनी हो गई, 3। तो इसी तरीके से हम बाकी सबकी देख सकते हैं। तो इस अवकल समीकरण की अगर हम बात करें तो इस अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी 3 और इसकी घात कहलाएगी 2, क्योंकि इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव की कोटि 3 और हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसे हम कहेंगे समीकरण की कोटि और समीकरण की घात। वन अनदर एग्जाम्पल, हम एक और एग्जाम्पल लेके यहाँ पर देखेंगे कोटि और घात का। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अवकल समीकरण है आश्रित चर x, स्वतंत्र चर y, बराबर का निशान, दोनों पक्ष, इसका मतलब अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण की कोटि और घात हमें निकालनी है। तो कोटि और घात निकालने के लिए सेम फंडा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, उच्चतम अवकलज कौन सा है। तो देखिए पहले पद में अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। दूसरे पद में अवकलन कितनी बार हो रहा है, अवकलन कितनी बार हो रहा है, 1 बार। ठीक। तीसरे पद में अवकलन 0 बार, नहीं हो रहा।
तो यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो उच्चतम अवकलज कौन सा हुआ? उच्चतम अवकलज हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इस इक्वेशन का वो है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, अब इस उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है? तो कोटि जितनी बार अवकलन हुआ है वही उसकी कोटि है, तो कोटि कितनी हो जाएगी आपकी? 2 बार अवकलन हुआ है। अब इसकी घात हमें देखनी है, तो घात देखने के लिए क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है तो उसी की घात देखी जाएगी, और इसकी घात यहाँ पर कितनी है? 1, तो इसका मतलब समीकरण की घात कितनी हो जाएगी? 1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर और डिग्री, कोटि और घात। कोटि को कहते हैं डिग्री और घात को कहते हैं पावर। अब कुछ यहाँ पर हमें कोटि और घात निकालने से पहले कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। क्या क्या रूल्स हैं मैं लिख देती हूँ, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि हमें जब तक पूरे रूल नहीं पता होंगे तब तक हम सही से नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहला नियम क्या है कि अवकल समीकरण अपने व्यापक रूप में होनी चाहिए। मतलब देखिए, व्यापक रूप में हो इसका मतलब ये है कि अवकल समीकरण के अंदर स्वतंत्र चर और आश्रित चर स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पद में आश्रित x है और किसी पद में आश्रित y है, या किसी पद में x, जैसे इस तरीके से हम इक्वेशन ले लें dy अपॉन dx प्लस 9dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 5 sin x। ठीक, अब कौन सा स्वतंत्र है और कौन सा आश्रित है नहीं पता चल रहा, क्योंकि इस पद के अंदर क्या है? इस पद के अंदर x स्वतंत्र है, जबकि इस पद के अंदर y स्वतंत्र है, और यहाँ y आश्रित है और x आश्रित है। जबकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि हम साधारण अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं, और साधारण अवकल समीकरण के अंदर स्वतंत्र चरों की संख्या केवल और केवल एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ x और y दो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए हम देखेंगे अभी किस तरीके से लाएंगे। पहले हम रूल्स देख लेते हैं। पहला नियम, दूसरा, अवकल समीकरण में कोई समाकलन का निशान नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इक्वेशन में इंटीग्रेशन हो रहा है तो आपको उसे सिंबल को हटाना है, ना कि इंटीग्रेट करना है। तो समीकरण में कोई भी समाकलन का चिन्ह न हो। अगर इंटीग्रेशन का कोई सिंबल है तो आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, उस इंटीग्रेशन के सिंबल को हटाना है। और इंटीग्रेशन का सिंबल किससे हटता है? हम सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वाइस वर्सा होता है, इन्वर्स होता है। तो डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज कैंसिल बाय इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज ऑलवेज कैंसल्ड बाय डिफरेंशिएशन, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब इस इक्वेशन की कोटि और घात हमें निकालनी है। तो कोटि और घात निकालने के लिए क्या हम डायरेक्टली बता सकते हैं? आश्रित चर है यहाँ पर y, स्वतंत्र चर है यहाँ पर x, और अवकल गुणांक भी है dy अपॉन dx, d2 अपॉन dx स्क्वायर। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसकी कोटि और घात नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ समीकरण के अंदर हमें किसका निशान मिल गया? समाकलन का। तो हम इस साइन को पहले हटाएंगे। अब इस साइन को कैसे हटाएंगे? तो साइन x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं, साइन x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन होगा तो पूरी इक्वेशन का होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो पूरी इक्वेशन का होगा, क्योंकि हमारी यहाँ पर ये इक्वेशन है, असमीका नहीं है, बीच में बराबर का निशान है। और जब बीच में बराबर का निशान है तो ये बैलेंस ही रहनी चाहिए। बैलेंस रहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू दिस वन। तो हम यहाँ इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ इंटीग्रेशन
स्वतंत्र चर के सापेक्ष ही है, जैसे कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या है, अवकलन। तो यहाँ पर हम इस x के सापेक्ष ही पूरी समीकरण का क्या कर देंगे, अवकलन। तो करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 बार पहले ही हो रहा है y का अवकलन, एक बार और x के सापेक्ष कर देंगे तो ये हो जाएगा d³ अपॉन dx³। 5 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। dy अपॉन dx का डिफ्रेंसिएशन d2y अपॉन dx², और साइन x का इंटीग्रेशन हो रहा है, लेकिन जब हम इस इंटीग्रेशन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिलेगा आपको, साइन x। फंक्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज कैंसिल बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ dx। तो ये आपकी अवकलन करने के बाद आ गई समीकरण। अब ये समीकरण अपने व्यापक रूप में है और हम इसकी कोटि और घात बता सकते हैं। कोटि हो जाएगी 3 और घात हो जाएगी 1, क्योंकि उच्चतम अवकलज ये है, इसकी कोटि 3 और इसकी घात 1 है। तीसरा नियम कि अवकल समीकरण के अंदर, समीकरण में किसी भी अवकल गुणांक की घात परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक भी होगी तो वो परिमेय कहलाएगी, परिमेय ना हो। कोई भी अवकल गुणांक है, चाहे 1 डेरिवेटिव का चाहे 2 डेरिवेटिव का, dy या d2y या d³ या n, कोई भी अवकल गुणांक है उसकी घात परिमेय नहीं होनी चाहिए। परिमेय मीन्स p/q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए और केवल धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। हम केवल तभी कोटि और घात निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लें, d2y अपॉन dx² प्लस 5 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 d2y अपॉन dx²। अब इसकी कोटि और घात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कोटि और घात तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप इस अंडर रूट को नहीं हटा देते। क्यों? रूट की वैल्यू कितनी होती है, हम इस रूट की जगह यहाँ ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 अवकल गुणांक हैं और 2 अवकल गुणांक हैं और अवकल गुणांक की घात कैसी है, परिमेय। तो हमें इस परिमेय को पूर्णांक बनाना है। परिमेय को पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने से ये तो कितनी हो गई पावर आपके पास, 1/2 से 2 कैंसिल, पावर हो गई 1 और यहाँ पावर हो गई 2। अब आपके पास देखिए किसी भी अवकल गुणांक की घात परिमेय नहीं है, पूर्णांक हो गई, धनात्मक पूर्णांक हो गई। अब पावर 1 तो 1 ही रहेगा, पावर 2 a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको खोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। हमने a² प्लस b² के फॉर्मूले से इसको खोल दिया और नाउ दिस इज योर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपकी आ गई व्यापक रूप में। तो अब हमें इसकी कोटि और घात अगर बतानी है तो उच्चतम अवकलज ढूंढना होगा। इस पद में 2 बार अवकलन, इस पद में 1 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 2 बार अवकलन और यहाँ पर 0 बार। तो उच्चतम अवकलन कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है। तीनों ही पद में 2-2 बार हुआ है तो कोटि कहलाएगी 2। लेकिन घात निकालने के लिए हमें तीनों पद में घात देखनी होगी। इस पद की घात 1, इस पद की घात 2, इस पद की घात 1। तो उच्चतम अवकलज की उच्चतम घात आपको इस पद के अंदर मिलेगी। तो इसीलिए समीकरण की कोटि भी 2 कहलाएगी और समीकरण की घात भी 2 कहलाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पूर्णांक बनाएंगे, और आगे अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक 3 ही हैं और इसके अलावा तो माइनस साइन जो पावर का होगा वो परिमेय में आ जाएगा, पॉजिटिव बना देंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखनी है
कोटि और घात निकालते समय। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे से हट जाती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग देखी, यूनिट 1 के बारे में पढ़ा और उसका एक टॉपिक भी पढ़ा कि कोटि और घात हम किस तरीके से निकालते हैं। आई होप कि आपको इस कोटि और घात को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बेस्ड पर एक्सरसाइज JPH की बुक के अंदर एक्सरसाइज फर्स्ट A का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कई सारे पार्ट हैं, आप इसको पूरा कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।